अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नवर नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। जिस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देखिए सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। रात को जल्दी खाना वगैरह से फारिग होने के बाद ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली ताकि बेफिक्र और इत्मीनान से वो बात कर सकेगी। अम्मी और अब्बू जल्दी सोने की आदि थे, या 11 बजे तक तो लाजमी सो जाते थे। वो अपने बेड की राइट साइड की दराज से मोबाइल निकालने लगी। बेड की बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठ गई। 12 तो बज ही चुके थे। नंबर वो पर प्रेस करे ही चुकी थी। दिल की धक धक जाने क्यों बढ़ जाती थी। शादल को सोच के ही खुद का हैरान थी कि आखिर उसे हुआ क्या हो के गया था। यस, शाहज़ादा स्पीकिंग। उसकी गंभीर आवाज़ पर अनायसा ने अपने धड़ धड़ करते दिल को धड़कनों को काबू किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसा हूँ तो आपकी प्यारी मत भरी आवाज़ सुनने के बाद तो दिल ठिकाने पर ही नहीं है। शाहज़ादा ने लहजे को खुमार आलूर बना लिया। झूठ अच्छा बोल लेते हैं। उसने तमस्कर उड़ाया। झूठ तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ, और मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता जोड़ा जाए तो खलूस नीयत और खलूस मोहब्बत से जोड़ा जाए। किस से जोड़ रहे हैं रिश्ता? वो हंसी के साथ गोया हुई। आपसे जोड़ाऊँ सवेरा जी? उन्हें ओहो खुल के आ गई ना असलियत। लड़की की आवाज़ सुनते ही फिसल गए। दांत पीस के सोचा, मोबाइल का कान से हटा के उसे घूरा जैसे वो शाज़ल ही हो। हाँ तो सवेरा जी, क्या ख्याल है? रिश्ता बनाएगी मेरे साथ? क्या कैसा रिश्ता? वो गड़बड़ा गई। फिर जाने कौन से रिश्ते की बात करेगा। ज़ाहिर सी बात है दोस्ती का, क्योंकि कहते हैं दोस्ती के बाद ही आगे बढ़ा जाता है, वरना दोस्ती के बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। शाज़ल मायने खेजी से बोला। वो भी अपनी हंसी ज़ब्त कर रहा था। अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि क्या करती हैं वो? कॉल मैंने की है, ये आपने? तर्क करके बोली। आपने की है? वो हंसा। फिर मैं पूछूंगी कि आप क्या करते हैं? मैं चलिए अपना तारुफ खुद ही करवाता हूँ। शाज़ल अहमद नाम है। वालिद साहब पिछले साल वफ़ात पा चुके हैं। उस दो छोटे भाई मेरे दो छोटे भाई हैं, मेरी अम्मा आजकल हमारा घर बना रहा बना र- बन प- ह- मेरी अम्मी हैं। आजकल हमारा घर बन रहा है, बल्कि बन चुका है। शिफ्ट होने वाले हैं। मेरा निकाह हो चुका है गुज़िश्ता 1 माह पहले। उसने एक भी झूठ ना बोला और सब सच में ही बताया था। क्या निकाह हो चुका फिर भी आप मुझसे बात कर रहे हैं? आयशा हैरत से बोली। क्यों, उसमें इतना चौंकने की क्या बात है? आप भी तो कर रही हैं। वो उसका चौंकना समझ रहा था, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ निकाह। रुवानी में ही निकल गया। वाह, अमेज़िंग! कह कहा लगाया। फिर कहिए क्या मैं अपना प्रपोज़ल भेज दूँ सवेरा जी? उसे चिढ़ाने लगा। शट अप! आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? जो निकाहशुदा होकर मुझे प्रपोज़ कर रहे हैं वो गुस्से से मैं आखिर बिल्कुल भी नहीं। एक निकाह के बाद क्या दूसरा निकाह नहीं हो सकता? वो जवाबन बोला। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। अब उसे और कुछ न सूझा। फ़ोन बंद कर बहाना बना दिया। मेरी नींद उड़ाकर आप कैसे सो सकती हैं? वो उसको तंग करने लगा। मैं कल करूँगी आपको फिर कॉल। उसने जान छुड़वाई। मोहतरमा मैं कैसे दिल को समझाऊँ जी? दिमाग तो दुरुस्त है आपका। वो तो मश्तल होकर सीखने लगी। आप बहुत फ़िज़ूल बातें करते हैं। मुझे आपकी नेचर पता चल गई है, इसलिए आइंदा मैं आपको भी कॉल नहीं करूँगी। उसका दिल बेहद ख़राब हुआ। वो भी और मर्दों की तरह निकला जो लड़की देखकर अपना ट्रैक बदल लेते हैं। लेकिन मैं आपका पीछा सारी ज़िंदगी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इब्तिदा आपने की है। वो मजबूत और अटल लहजे में उसे जताने लगा तो अनायसा बदहवास पाकता होकर लाइन में ही कट कर दिया। ऐसा लगा कि शाज़ल आस पास ही हो। उनका घर मुकम्मल हो चुका था। शाज़ल ने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सारी शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली थी। कुछ मदद फ़ायसा, मायरा और मलिहा ने आकर करवा दी थी। अगर घर भी सेट हो गया था। अब शाज़ल को अपने बेडरूम के लिए फ़र्नीचर पसंद करना था। वो चाह रहा था कि अनायसा अपनी पसंद से ले तो ज़्यादा अच्छा है, मगर मसला ये था कि अनायसा से डायरेक्ट नहीं कह सकता। ऐसे में मलिहा भी बेहतरी राजदान सी लगी। शाज़ल भाई आप बेफ़िक्र हो जाएं, कुछ ना कुछ करती हूँ। अनायसा को आप कल पिक कर लीजिएगा। मलिहा वो मान तो जाएगी ना? शाज़ल उसकी तबीयत से भी वाकिफ़ था। क्यों नहीं मानेगी? अम्मी और अब्बू से कहूँगी तो देखिएगा अब्बू का कहा तो वो टाल ही नहीं सकती है। मलिहा ने उसे इत्मीनान दिलाया था। वो मुतमिन सा होकर शाम को घर जल्दी ही चला गया। उस अम्मी मगरिब की नमाज़ लाउंज में ही पढ़ रही थी। बड़ा कुशादा बंगला बनवाया था। बड़ा सा पोर्च भी फिर दाखिल होने के लिए ग्लास डोर, बड़ा सा कॉरिडोर, सामने ही लाउंज और ग्लास डोर की राइट साइड पर खूबसूरत सा ड्राइंग रूम। लेकिन वो भी
डेकोरेट होने से रह गया था, क्योंकि सब भी उसने अनायसा की पसंद पर छोड़ा हुआ था। लाउंज के एक साइड पर बड़ा सा हॉल कमरे में एक सोफे सेट पड़ा था और सामने सीढ़ियाँ जा रही थी। उसके साथ ही डाइनिंग टेबल थी। हॉल कमरे के लेफ्ट पर बड़ा और कुशादा सा अमेरिकन किचन, जिसमें सब कुछ जदीद सामाइश था। हॉल कमरे की राइट पर अम्मी का बेडरूम और उसका बेडरूम था। ऊपर के पोर्शन को भी बिल्कुल नीचे की तरह ही बनवाया था। हासिल और समीर का बेडरूम और स्टडी रूम और बड़ा सा लाउंज था। क्या बात है, आज जल्दी आ गई। अम्मी ने दुआ मांगने के बाद जाए नमाज तह की और तख्त पर लेट के रखी। जी वो वहाँ बस कुछ थकर हो रही थी। चूँकि उन्हें देखा, चौंके उन्हें। फिर कल अनायसा को लेकर फर्नीचर पसंद करने जा रहे हो ना? जी इंशाल्लाह वो राज़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने मलिहा से तो कह दिया है। वो अपना मोबाइल चेक करने लगा, जिस पर अनायसा की ही कॉल आ रही थी, मगर उसने कट कर दी थी। मैंने आज भाभी से फ़ोन पर कह दिया कि वो कह रही हैं कि वो भेज देंगी। आपने आंटी से कह दिया? वो खुश हो गया। वो फ़ोन करेंगी। हाँ फिर तुम जाना और उसे साथ लेकर। हाँ कुछ कपड़ों की शॉपिंग भी कर लेना अपनी मर्ज़ी और पसंद से। दिन ही इतने हैं शादी में। ईद उल अज़हा के बाद मैंने सोचा है कि रुखसती की तारीख ले लूँगी। वो इरादा कर चुकी थी कि मज़ीद देर नहीं करेंगी, क्योंकि उनसे भी इतने बड़े घर में अकेले नहीं रहा जा रहा था। अब जैसे आपकी मर्ज़ी। अनायसा की फिर कॉल आई तो वो रिसीव करता हुआ बाहर पोर्च में निकल गया। छोटा सा लॉन जहाँ वाइट हल्की सी रोशनी हो रही थी, वो चहलकदमी करने लगा। अनायसा की मसूर कुन आवाज़ उसके दिल की तार हिला रही थी। आज कैसे याद कर लिया आपने, वरना तो आपने हमें डिसहर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शरारती लहजे में बोला, ये कहने के लिए याद किया है कि अगर अगर आपने आइंदा मेरे नंबर पर कॉल की तो बहुत बुरा होगा। वो तो चढ़ दौड़ी। देखिए इब्तदा आपने की थी, तो अब बास आने वालों में से नहीं हो। तब भी तब यह कर लिया है कि ये सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी है। शट अप, आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा इस नंबर पर कॉल नहीं करना। मोबाइल ऑफ कर चुकी थी, मगर वो कहाँ पास आने वाला था, वालों में था। और तकरीबन वो रोज़ाना उसे 2-3 मरतबा कॉल करता, मगर वो रिसीव नहीं करती। वो ये सब सिर्फ़ उसे तंग करने के लिए करता था। मिसेस अनायज़ा शाज़िल, तुमने मुझे समझा क्या है? क्या कोई टीनेज लड़का देखना कैसे तुम्हें मैं सीधा करता हूँ। वो सोचता हुआ अंदर आ गया। इतने में हासिल और शमील भी आ गए तो घर में कुछ हलचल मची। शाहज़ाल अपने कमरे में चला गया था। वो दोनों हॉल कमरे में टीवी लगा के बैठे हुए थे। अम्मी अंकल से आपने रुखसती की डेट ले ली? शमील को तो अब इतनी जल्दी थी कि अनायसा फ़ौरन यहाँ आ जाए। हाँ की है मैंने बात, इंशाल्लाह ईद के बाद रुखसत करवा लेंगे हम उसे। ये सुनकर वो दोनों खुशी से धमाल डालने लगे। अख्तर अली के कहने पर वो बददिली से शादर के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। मलिहा को तो उसने वैसे ही खूब सुनाई थी। और ऑरेंज और फॉन के कंट्रास्ट कॉटन के रेशम की कढ़ाई के सूट में तैयार वो सादगी में बहुत प्यारी लग रही थी। शाहजहां ने 3 बजे से पिक करना था। अनायसा का दिल अलग थक थक कर रहा था और कुछ बड़ा भी बुरा भी हो रहा था। शाहजहां की फ़ोन पर गुफ्तगू की वजह से 3 बजे वो आ गया था, मगर इतनी उजलत में था कि 2 घड़ी भी बिना बैठा। अनायसा वो चिंचिलाती हुई उसके साथ फ्रंट सीट पर वो खामोशी से बैठ गई। शाहजहां बड़ी खामोशी से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बैक सीट पर ऑफ वाइट शर्ट में डिसेंट सा लग रहा था। बेडरूम का फर्नीचर मैं चाह रहा कि आपकी मर्ज़ी से ले लें। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, जब सारे काम अपनी मर्ज़ी से किए हैं तो इसका भी क्यों दर्द किया? दिन से बाज ना आई। शाहजहां ने निगाह तिरछी की और उसका तपा हुआ चेहरा देखा। आखिर आप मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहती हैं? गाड़ी की वो साइड पर रोककर उसके पास बरस पर उतर आया। नायसा वो गड़बड़ा सी गई। मुझे शादी नहीं करनी थी। मुझसे नहीं करनी थी या किसी और से करनी थी? उसने जानबूझ के बात को दूसरा रंग दिया। उस वक़्त चौंक कर राजा ने देखा। मुझे आपसे नहीं, किसी से भी शादी नहीं करनी थी, ज़ोर देश की जताया। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं। मैं तो बेखबरी में मारा गया ना। कम अज़ कम आप मुझे तो बता देती। वो लहजे में संजीदगी और नागवारी लिए गोया हुआ नायसा तो सटपटा ही गई। ये तो लेने के देने पड़ गए थे। आप क्या उल्टी बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सीधी और साफ बात करने का कायल हूँ, क्योंकि मुझे दोखले लोग पसंद सख्त बुरे लगते हैं। समझिए आप, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। वो रोहानसी हो गई। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तो तमाम तर सच्चे जज्बों समेत आपको चाहा था, मगर अब मैं आपके गुस्से और गरेज की वजह
समझा, मगर ये तो मुझे अभी इल्म हुआ कि आप किसी और को पसंद करती हैं। वो उल्टा उसी ही फंसा रहा था अनायज़ा के चेहरे की, तो रंग ही उड़ने लगे, क्योंकि वो इतना संजीदा और गुस्से में नज़र आ रहा था कि अनायज़ा की तो हालत ख़राब होने लगी थी। मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, मैं सच कह रही हूँ। अब आप चाहे कितने सच बोलती रहें, लेकिन मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, और ना आएगा। गाड़ी उसने फिर से स्टार्ट कर दी। मुझे घर छोड़ दिए, नहीं जाना मुझे आपके साथ कहीं भी। मैं पागल नहीं हूँ, और ना ही बेवकूफ़ हूँ कि हर बात आपकी मानूँ। जिस काम के लिए आपको लाया हूँ वो तो करना ही होगा। पानी खेजी से सख्त लहजे में बोला, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ शॉपिंग का। सुना आपने? शाहज़ाद ने बस अपनी एक चटती निगाह अनाज़ा के गुस्से से इतने चेहरे पर डाली, उसे तरस भी आया, मगर वो कुछ तो सबक देना ही चाहता था। उसके सच्चे और मोहब्बत भरे दिल को नज़रअंदाज कर रही थी। मेरी अम्मी को तो आपने अपनी चालाकी से फंसा लिया। उनका ऑर्डर क्या है कि सारी घर की तज़ीनो आराइश उनकी बहू की पसंद से होगी, बस बहुत हो गई है। कितनी मेरी तस्हीक करेंगे आप? आपको इख्तियारात मिले गए हैं, जब ही रिश्ते का फ़ायदा उठा रहे हैं। भराई हुई आवाज़ निकली, आप अब देखिएगा आगे आगे मैं इस रिश्ते का और कितना फ़ायदा उठाता हूँ। मिसेज शाहज़ाद अहमद, उसके एक एक लफ्ज़ में इस्तेहाक और रौब था। नायसा ने लब खींच लिए, जैसे कुछ ना बोलने की कसम खाई थी। गाड़ी वो तेज़ी से दौड़ाता शॉपिंग सेंटर में आ गया। अपनी पसंद से सारी शॉपिंग कराई। अनासा उसके साथ में कांकीन अंदाज में चलती रही थी। फर्नीचर की मार्केट में भी वो खुद ही फर्नीचर पसंद कर रहा था, मगर राय उसकी भी ले रहा था। मुझसे क्या पूछते हैं, इधर भी अपनी चलाइए। तब की गोया हुई शाहज़ाद के होंठों पर मुझे मुस्कुराहट दौड़ आई, मगर शाहज़ाद को उसे तंग करने में मज़ा आने लगा। रात को 9 बजे वो उसके घर पे छोड़कर जा रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, वो फ़ौरन बोला, सुनिए, जैसे जिसे पसंद करती हैं उसका नाम मुझे कल तक बता दीजिएगा। वो ये कहकर जन से गाड़ी लेकर उड़ा था। नायसा के तो जिस्म में लगता है कि जान ही ना हो। वो तो पता नहीं कैसी लड़की समझने लगा था। 2 दिन हो गए थे, वो बेहद परेशान थी, किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। सिम भी निकाली हुई थी ताकि शाहज़ाद की कॉल नहीं ना आए। तो अतवार आया तो तीनों बहनें सुबह से ही आ गई थी, मगर तीनों अनायसा की खामोशी देखकर मुतफक्कर सी हो गई। मलिहा ने ही उसकी वजह पूछी। देखा, मैंने कहा था ना, उल्टी उल्टी आंतें निकले गले ना पड़ जाएं। अब भुगतो। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। एक तो मेरी एक तो मेरी जान पर बनी है, और तुम मुझे ताने दे रही हो। वो रोने वाली लगी। चारों दोपहर के खाने के बाद कमरे में जमा थी। तिल्लत बेगम और अख्तर अली शाहज़ाद की तरफ गए हुए थे, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। अभी मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर शाहज़ाद को पता चल गया कि मैं ही सवेरा हूँ, तो अच्छा है, पता चल जाए, तुम्हारी अकल तब ही ठिकाने लगेगी। अगर तुमने उन्हें समझ कर रखा है। मलिहा को तो अनायजा की हरकतों पर पहले ही गुस्सा था। क्या तुम दोनों बहस में लग गई हो? मायरा ने दोनों को ही सर्जिश की। मलिहा अपनी बेटी को देखने के बहाने कमरे से निकल गई। शाहज़ाद को भी खबर देनी थी कि अनायसा के 14 तबक रोशन हो गए हैं। टेलीफोन सेट लिए और ड्राइंग रूम में चलेगी। शाहज़ाद भाई, आपकी एक दोस्त ने काम कर लिया है, लड़की लाइन पर आ गई। मलिहा को खुशी की थी कि नायसा शाहज़ाद की शराफत और खुददारी की कायल हो गई है। मैं तो समझ रहा था कि आजकल आंटी कहीं कोई शिकायत तो लेकर नहीं आ गई मेरी की कि मैं अनायसा से मिसबिहेव किया। अम्मी अब्बू इस मामले से लाइलम है, और हाँ, अप्पी और बच्चों को भी नहीं पता है। मैंने आपको जीत की खुशी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। शुक्रिया मलिहा, तुमने मेरा साथ दिया। रुखसती हो जाए उसके बाद ज़बरदस्त सी पार्टी दूंगा, वो भी वलीमे के अलावा पक्की है। वो भी बहुत खुश था कि अनायजा के दिल में कम अज़ कम उसके लिए भी गुंजाइश थी, और बाकी की गुंजाइश वो बाद में पता कर लेगा। नायसा कुछ बेतबारी सी थी, क्योंकि वो जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो सब उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन शाहज़ाद को यकीन था कि वो बहुत जल्द उसके दिल में अपना एतबार कायम कर लेगी। रमज़ान इबादतों में गुजर रहा था, मगर नायसा की बातों में और भी शिद्दत आ गई। तहज्जुद के वक़्त उठकर भी वो खूब रो दी कि दुआ मांगती कि उसकी से जो गलत ही सरजद हुई है वो माफ़ कर दे। और शाहज़ाद का दिल उसकी मोहब्बत से भर दे, जो कल तक उस पर चढ़ती थी। शादी के नाम पर गुस्सा आता था, आज वही उसे अपनी उस शादी को बचा रही है कि वो टूट ना जाए। वो शाहज़ाद के सच्चे जज्बों से भी वाकिफ़ हो गई थी। उसके उस दिन शॉपिंग करने जा रही थी तो कैसे गाड़ी में बैठकर अपनी मोहब्बत को पसंदीदी की अयां कर गया था। कितनी नदामत हुई थी, खुद पर गुस्सा भी आया था। जुमे के दिन इफ्तार पर अब्बू ने सबको ही बुलाया था। अनायसा किचन में मसरूफ़ थी, तीनों बहनें भी आई थी। घर में एक रौनक सी लग गई थी। भाभी साहिबा क्या क्या बना लिया है? समीर किचन में चला आया। नायसा उछल ही गई, जहन तो उसका कहीं और ही था। और ओह, आप तो डर गई। वो मुस्कुराया, तुम और तुम्हारे भाई दोनों से मुझसे
مجھے ڈر ہی لگنے لگا ہے۔ وہ سارے برتن سیٹ کر کے کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی۔ میرے بھائی تو اتنے سیدھے ہیں کہ کیا بتاؤں سمیل، ایسا کہہ رہے ہو بتا ہی دو۔ فائزہ اپی نے سنا تو وہ بھی مسکرا کے بولے، اگر میں نہ بھی بتاؤں تو ان کی سادگی اور شرافت تو خود بولتی ہے۔ اب یہی دیکھیے کب سے بھائی جان ڈرائنگ روم میں انکل اور سے باتیں کر رہے ہیں، مگر چاہنے کے باوجود بھی ایک بار باہر نکل کے نہیں آئے کہ نائزہ بھابی کو ایک نظر دیکھ ہی لیں۔ بس کرو یہ شرافت نامہ۔ نائزہ نے گھورا۔ آزمائش شرط ہے، مگر اس کے لیے آپ کو آزمانا پڑے گا۔ میں نے توبہ کی انہیں آزمانے کی۔ چلو تم باہر رضان میں کچھ ہی ٹائم ہے۔ نائزہ کو وقت گزرنے کا احساس ہوا تو سمیل کو کچن سے باہر نکالا، جلدی جلدی دسترخوان برآمدے میں ہی لگایا۔ خاصا اہتمام کیا تھا افطار پر۔ شاذل سر جھکائے اسکائی بلو کاٹن کی کلف زدہ قمیض شلوار قمیض میں چارمنگ لگ رہا تھا۔ سب ساتھ ہی افطار کے لیے بیٹھے تھے۔ انائسہ کو شاذل کی امی نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ شاذل بھولے سے بھی اس پر نکاح نہیں ڈال رہا تھا۔ افطار کے بعد نماز وغیرہ پڑھی تھی۔ رات کا کھانا لگنے تک انائسہ بھی پھر شاذل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اندر ہی اندر وہ شاذل کی خاموشی پر پریشان تھی۔ رمضان لگتا تھا اس بار بڑی تیزی سے گزرا تھا۔ کب عید آئے اور اسے پتہ تک نہ چلا۔ پھر اس کی رخصتی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ تینوں بہنیں آتی رہتی تھیں اور اسے بھی کہتی کہ لیکن یہ عید تو اسے اور اس کی اداس کر گئی تھی، کیونکہ عید پر بھی وہ صرف لگتا تھا ہمارے باندھے آیا ہے۔ ادھر نائزہ نے ضد باندھ لی تھی کہ اسے جہیز دینے میں کوئی کمی نہ کی جائے، کیونکہ شاذل نے منع کر دیا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہ بعد میں اسے تانے نہیں سننا چاہتی تھی کہ میکے سے اسے کچھ نہیں ملا۔ تینوں بہنیں سمجھا کے تنگ آ چکی تھیں۔ تمہیں شادی پر ابو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ دی۔ اس پر بھی تمہاری ساس نے کتنی باتیں بنائی تھی، بھول رہی ہو تم؟ وہ تو ملیحہ سے الجھ پڑی۔ میری ساس میں اور تمہاری ساس میں بہت فرق ہے۔ ان کی ایسی سوچیں نہیں ہیں۔ وہ تو چاہتی ہیں کہ تم جلدی ان کے گھر آ جاؤ، گھر سنبھالو جو تمہارا ہے۔ میں نے ابو سے کہہ دیا ہے کہ ہر چیز ہونی چاہیے۔ بعد میں تمہیں نہیں پتا کہ یہ شاذل صاحب کب بدل جائے۔ اور مجھے سناتے رہے۔ اپنی وارڈروب کی وہ صفائی کری تھی۔ شاذل بھائی کو تم کب سمجھو کہ وہ کس نیچر کے کیونکہ میں یا کوئی اور بھی ہو تمہیں یقین دلائے گا کہ وہ ایسے نہیں ہے۔ ویسے تم اس کی مانو گی تھوڑی۔ بیڈ پر اس کے پڑے کپڑوں کی تہل بنانے لگی۔ ادھر شاذل کی امی نے نائزہ کی بری میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ اسد اور اس کی بیوی مریم آ جاتے، وہ 2 ماہ ان کی بیٹی تھی۔ پھر مریم شاذل کی شادی کی تیاریاں میں وقت نکال کے آ ہی جاتی تھی۔ بقرہ عید کا بھی چاند نظر آیا تھا۔ بھی 6 دن ہو گئے ہیں۔ آج سے 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ امی حساب کتاب لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ بقرہ عید پر ان کی بہو ان کے ساتھ ہو۔ ولیمہ میں نے عید کے 2 دن بعد کا رکھا ہے، کیونکہ قربانی وغیرہ کی وجہ سے کافی تھکن ہو جائے گی۔ مہمانوں کا بھی آنا جانا ہوگا۔ شاذل نے پروگرام بتایا۔ آج تم اسد اور مریم کو بلا لو تاکہ ساری بری کی پیکنگ مریم دیکھ لے گی، تو پرسوں کو انائسہ مائیوں بیٹھے گی تو بری بھی ساتھ چلی جائے گی۔ کوئی کمی پیشی ہوگی تو مریم بتا دے گی۔ وہ خاصی تھکی لگ رہی تھی۔ میں فون کر دوں گا۔ یا باسل اور سامر کدھر ہیں؟ رات کے اس پہر جبکہ 10 بج رہے تھے، خاموشی شاذل کو اچنبھے میں مبتلا کر گئی۔ اسمیل تو اوپر پڑ رہا ہے، سمسٹر ہونے والے ہیں نا، اور باسل کسی دوست کی طرف گیا ہے۔ امی حاصل کو کہہ دیں کریں کہ 12 بجے سے پہلے گھر آ جایا کریں۔ وہ انہیں یاد دلانے لگا۔ اسے خود بھی رات کو دیر تک باہر رہنا کبھی پسند نہ تھا۔ پھر اٹھ کر وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ بڑا سا کشیدہ جدید انداز میں ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ درمیان میں جہازی سائز بیڈ، دروازے، کھڑکیوں پر بیج مہرون اور فون کلر کے کنٹراسٹ پر پردے ڈالے کارپیٹ جدید ڈریسنگ ٹیبل جو کہ بیڈ کی رائٹ سائڈ پر تھی، ایک کونے میں صوفے وغیرہ سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سارا کچھ اس کے نائزہ کی پسند ہی لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ شادی میں 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ مائیوں کے سرد گوٹا گناری کے سوٹ میں خود بھی روتی ہوئی سرسوں لگ رہی تھی۔ ماں باپ کا آنگن چھوٹنے کی اور پھر شاذل کو فیس کرنے کی بھی ٹینشن بھی تھی۔ وہ ہر وقت لبوں پر یہی دعا رہتی تھی کہ شاذل اسے معاف کر دے۔ اس نے انجانے میں جو اس کے ساتھ حرکت کی ہے، اس نے یہ سوچ بھی لیا تھا کہ اپنے نئے رشتے کی بنیاد جھوٹ سے نہیں رکھے گی، بلکہ شاذل کو ساری حقیقت بتا دے گی۔
चाहे वो उससे कितना बुरा भला कहे। शाज़ल के घर से उसकी मेहंदी और बुरी आ चुकी थी। घर में एक रौनक सी लग गई थी। अपने कमरे में तो वो गुमसुम सी बैठी थी। आवाज़ें को भी सुन रही थी। माइयों के कपड़े में अब तो बहुत प्यारी लग रही हैं। शादी वाले दिन तो शाज़ल भाई हवा से खो देंगे। मरियम ने शरारत में कहा तो अनायसा ने छम कर सर और नीचे कर झुका लिया। हमारी भाभी इतनी डरावनी तो नहीं होगी। शादी वाले दिन उनके भाईजान हवास खो देंगे। समीर वाइट कुर्ता शलवार में बुबूस हाथ में कैमरा लिए अंदर ही आ गया। भाभी जी चेहरा तो दिखाइए। वो शौक और शरारती लहजे में बोलता उसके सामने आ गया। समीर ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम अंदर कैसे आए? फायजा ने उससे खुफगी से कहा। क्या से ही कहा मगर वो बेड पर बिल्कुल नायजा के सामने बैठ गया। मैं दरवाजे से अंदर आया हूँ और तस्वीरें खींच के ही जाऊँगा। वो अड़ेल जिद्दी तो पहले ही था। एक बात के पीछे पड़ जाए करके ही जोड़ता है। हाँ समीर तो तुम खींचो, मैं खुद तुम्हें बुलाने वाली थी। मरियम ने उसकी पुष्ट पर चपकी दी। तुम्हें तो बाद में बताऊंगी सरगोशी में, उसने समीर से कहा। बच्चों की शोर और पुकार में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। राजा को शाजल की अम्मी ने खूब दुआएं दी थी और ढेरों प्यार किया। रात को जब सब फारिग होकर सोने के लिए लेटे तो वो मलिहा से बोली, मलिहा मुझे डर लग रहा है। मलिहा को उसकी सूरत पर तरस भी आ रहा था कि हकीकत बता दे कि शाजल को पहले ही खबर है कि शाजल ने तो सख्ती से मना किया था कि जरा भी इशारा नहीं कर देना। किस बात से? वो मुस्कुराए। तुम्हें नहीं पता? वो बाकायदा रोने वाली हो गई। उससे आप ही समझाएं। मलिहा उकता कर अंदर आई। फायजा उससे कुछ कहा जो किचन समेत के अंदर आई थी। पहले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। शाजल समझदार है। अब खुदारा अब वहाँ जाके कोई बेवकूफ़ी नहीं करना। मलिहा उसे मदबराना अंदाज में समझाया। वो सर झुकाए सुनती रही थी। और फिर जहाँ इतना इतना प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाले लोग हों तो कोई फ़िक्र की बात और परेशानी की बात ही नहीं होती। तुम अपना रवैया अच्छा रखना, शाज़ल का दिल जीतने की कोशिश करना। तुमने समझदारी से, हौसला हिम्मत से काम लिया तो एक कामयाब भी ज़िंदगी गुजार दोगी। फिर भी मलिहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। नदामत रह के वो हो रही थी। शाज़ल के सच्चे जज्बों की नाकदरी कर रही थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो चलो ये तो अच्छी बात है। तुम अब फ़िक्र न करो और अपने आप को फ्रेश रखो। उसे गले से लगा लिया। मलिहा जानती थी वो बचपन से ही हसास थी, हर बात को गहराई से महसूस करती थी। फिर ईद आ रही थी तो बाज़ारों में भी रौनक बढ़ गई। शाज़ल ने भी कुर्बानी के लिए गाय और 2 बकरे के लिए थे। उन्हें पोर्च में बांधा गया था। बासिल और समीर की जिम्मेदारी थी कि उन्हें चारा वगैरह वक्त पर दे। क्या है भाईजान, अपनी शादी के दूसरे दिन ले आते हैं। उनको भी समील खासा बना हुआ था क्योंकि मुसलसल सफाई में उसे भी करनी पड़ी थी। शादी के तीसरे दिन ईद और बकरा ईद और दूसरे दिन तो तुम लोगों को होश होगा कोई। अम्मी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। मरियम को उन्होंने पहले ही से रहने बुला लिया था ताकि कुछ उनकी मदद भी कर सके। यार शाजल, तुमने अपनी शादी ईद के करीब गलत रखी है। सर मुस्कुराते हुए कहा। वो चेयर खिसका के बैठ रहा था। गड़े कमीज शलवार में हल्की बड़ी हुई शेव उसे सोबर और डिसेंट बना रही थी। अच्छी बात है, 2 कुर्बानियाँ हो रही हैं, एक मेरी और दूसरी जानवरों की, उसने शोखी से कहा। अम्मी ने उसके शाने पर हाथ मारा। खैर का कलमा निकाला करो। साथ खैरियत तुम्हारी शादी हो। देखो, बारात ज़्यादा लेट नहीं करनी, वक्त पर पहुंचना है तुम्हें ताकि जल्दी फारिग हो जाए। अम्मी ने सबको ही याद दिलाया था। हम तो जल्दी तैयार हो जाएंगे। भाईजान की तैयारियां कुछ खास किस्म की होंगी, उनसे ही क्या कहेंगे। वासिल को शरारत सूझी थी। सब ही मुस्कुरा दिए। मेहमानों को भी जल्द आने की ताकीद की थी। मगरिब होते ही अम्मी ने तो शोर मचा दिया था कि शाजल हॉल कमरे में आ जाए। मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम बाहर लॉन में था। शाजल ऑफ वाइट शेरवानी में शहजादा ही लग रहा था। बासिल और समीर ने लपक के उसे गले लगाया। अम्मी ने छठ नज़र उतारी। बारात 10 बजे तक मैरिज गार्डन रवाना हो गई। बारात का इस्तकबाल अख्तर अली ने बुरताब पाक अंदाज में किया था। राजा डीप रेड कलर के लहंगे में तलाई ज्वेलरी और मेकअप में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। शाजल की निगाहों में उसकी मलकूती में हसन को एक नज़र देखा। उसकी आज छब भी नहरानी थी। उसके वजूद से गुजरे और परफ्यूम की छम्बी छम्बी मशहूर और कुन महक शाजल पर अजीब सरवत तारी कर रही थी। पूरा वक्त वो उसी के मसार के रहा। मूवी तस्वीर डिनर सब से फारिग होने के बाद रुखसती का शोर हुआ था। राजा को लग रहा था कि वो आज मुकम्मल तौर पर किसी की और होगी है। दिल की धड़कनों का शोर
کا شور کانوں میں گونج رہا تھا۔ ماں باپ اور بہنوں کی دعاؤں کے سارے تلے وہ رخصت ہو کر شاہزادے کے گھر آ گئی۔ اسے حال کمرے میں اس بڑے صوفے پر بٹھا دے گئی کہ نگاہ ترچھی کر کے گھر ضرور دیکھا، جو اتنا خوبصورت تھا کہ انائزہ کو خود پر رشک کیا آیا کہ وہ اس گھر کی فرد ہے۔ اب یرسمین گائے اور بکری شور کر رہے ہیں، انہیں چارہ وغیرہ دیا۔ اسد کو کب سے ان کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بھابھی کے گھر آنے کی خوشی میں شور کر رہے ہیں۔ باسل نے کہکہا لگایا، امی بھی ہنسنے لگی، جبکہ شاہزادہ مہمانوں کو رخصت کر کے گلاس ڈور کھول کے اندر آ چکا تھا۔ انائزہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باسل، جانوروں کو پانی پلاؤ اور چارہ وغیرہ ڈالو۔ کچھ بھی نہیں کھایا ہے؟ شاہزادہ نے فوراً یاد دلایا، سامنے ان کی دلہن بیٹھی ہے، انہیں گائے بکروں کی فکر ہے۔ باسل نے بے سختگی کیا کہا۔ شاہزادہ جھم گیا اور باسل کے سر پر چپت لگائی۔ اسد نے ٹائم دیکھا، 2 بجے گئے تھے۔ مریم انائزہ کو لے کر کمرے میں جا رہی تھی۔ باسل اور سمیل پورچ چلے گئے۔ امی کے عشاء کی نماز ادا، شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے تھے، سو وہ بھی شاہزادہ کو کمرے میں جانے کا کہتی اٹھ گئی اور اسد کو بھی تائید کی کہ وہ لوگ ابھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کریں۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور درمیان میں بیڈ تھا، اس پر اصلی پھولوں سے سجی سیج ڈریسنگ ٹیبل میں اس کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ دروازے کے رائٹ سائڈ پر واش روم بھی تھا۔ بیڈ کی لیفٹ کی بڑی بڑی گلاس ونڈ جس پر پردے پڑے تھے کمرے میں۔ نومبر کا پہلا ہفتہ تھا، موسم کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس وقت شاہزادہ ایزی سے قمیص شلوار میں ملبوس بھاری قدموں سے اندر آیا۔ انائزہ نے جھٹ نگاہ جھکا لی، مگر دل کی دھک دھک ادھم مچا رہی تھی۔ السلام علیکم، شوق سا انداز تھا۔ انائزہ نے سر ہلا کے جواب دیا، مگر نگاہ اٹھانے کی تاب بھی نہ تھا۔ کہیں کمرے کی سیٹنگ پسند نہیں آئی یا نہیں آئی؟ وہ بیڈ کے قریب ہی آ گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ وہ سر جھکائے بس اتنا ہی بولی۔ شاہزادہ کی نگاہ تو اس کی حنائی مخروطی ہاتھوں پر ٹک گئی تھی، پھر نگاہ نے کچھ اور سفر کیا تو چہرے پر اس کی بلا کی معصومیت نظر آئی تھی کہ وہ اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا۔ انائزہ لب پھینچ کر رہ گئی۔ آپ نے ابھی تک نگاہ تک تو اٹھائی نہیں، سب کچھ ٹھیک کہاں سے ہو گیا اور اچھا کہاں سے لگ رہا ہے؟ وہ مسکرایا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے وہ گویا ہوئی۔ شاہزادہ کی بات اس نے نظر انداز ہی کر دی۔ مجھے پتا ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ فوراً ہی ٹریک بدلا۔ انائزہ نے چونک کر دیکھا، وہ سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا تھا۔ اس کے بخور دیکھنے پر چہرے پر پھونک مار کے بولا، اب اتنا بھی خوبصورت نہیں ہوں محترمہ، گھورے چاہ رہی ہیں؟ جی وہ تو میں۔ وہ شرم سے مسرخ ہی پڑ گئی۔ وہ دیکھو انائزہ، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم سویرا بن کے کال کرتی تھی۔ کیا؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ سب کچھ جانتے تھے پھر بھی کچھ نہیں کہا؟ وہ خود ندامت کی عمیق گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزادہ اسے داڑھ اور پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لیے کچھ نہیں بولا کہ لڑکیوں کی عقل کا کھانا خالی ہوتا ہے، انہیں لاکھ کی کوئی کچھ بھی سمجھائے وہ سنتی نہیں ہیں، وہ کرتی اپنے من کی ہیں۔ اس لیے سوچا کہ کچھ آپ ہمیں چیک کر ہی رہے ہیں تو ہم بھی بے وقوف بن کے مزے لے لیں۔ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور انائزہ کی تو نگاہ ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ آپ کو ذرا بھی مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ حیرت و نسات میں ڈوب کے وہ گویا ہوئی۔ بالکل بھی نہیں آیا، بلکہ پیار آ رہا تھا۔ اجازت ہو تو کر لوں؟ لہجے میں شرارت سمایا۔ اس کے قریب جھکا تو انائزہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ وہ میرے نزدیک آتے حیا سے ایک دن سمٹ گئے، شوق ہی سے گنگنایا تو کانوں کے لوؤں تک سے سرخ ہو گئی۔ انائزہ نے، میں نے آج تک نہ کسی کو اس نظر سے دیکھا ہے، نہ ہی سوچا تھا تم وہ واحد لڑکی ہو جسے دیکھ کر میں سوچنے کی یہ لڑکی جو بناوٹ اور تصویر سے پاک ہے، جس کا اندر تک اجلا ہے، جو نہ صرف صاف کو ہے بلکہ عادت بھی اس کی بڑی پیاری ہے، تو کیوں نہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا جائے؟ جس نے شاہزادہ احمد کو اپنی سادگی اور معصومیت سے جیت لیا، وہ سنجیدہ ہو کر اس کے سے مخاطب ہوا، تو پھر فون پر بے وقوف کیوں بناتے رہے؟ اگر جان گئے تھے تو شکوہ پھسلا۔ ملیحہ نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں بتانا، انائزہ کو اپنی تسلی کر لینے دیں۔ کیا ملیحہ ملی ہوئی تھی آپ سے؟ سن کے غصہ ہی آیا، مگر پھر اس نے شکر بھی کیا کہ اچھا ہوا حواس اس نے بتا دیا تھا، ورنہ تو آج سچویشن اور ہوتی۔ جی وہ میری اور آپ کی ہمدرد تھی۔ اس نے چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا۔ آپ ساری باتیں اور شکایتیں ختم کرو اور جلدی سے محبت کا اقرار کرو۔ جی وہ تو اچھل گئی، حیرانگی سے آنکھیں پھیل گئی۔ جی جناب، اب باری آپ کی ہے۔ وہ ہنسا تو انائزہ نے خفکی سے گھورا، جس کی پر شوخیاں سوار ہو رہی تھیں اور وہ اطمینان سے مسکرا دی تھی۔
अगले दिन अनायसा को तीनों बहनें लेने आई थी। वलीमे उनका बकरा ईद के दूसरे दिन था। इसी सब इत्मीनान से भी थे। रात को शाहज़ाद उसे वापस घर लेने आया। पर्पल कपड़ों में वह सजी सवरी सी थी। शाहज़ाद के दिल के उतारों को हिला गई। दूसरे दिन ईद थी। अनायसा को सब कुछ नया और कितना अच्छा लगा था। अगली सुबह उठते ही उसने किचन का संभाल लिया था। अम्मी ने मना भी किया था, आंटी आप ये सब में कुछ मेरी जिम्मेदारी है। उसने अम्मी को शानों से पकड़ा और बाहर हॉल कमरे में लाकर बैठा दिया। शॉकिंग पिंक कपड़ों में वो खासी दिलकश लग रही थी। अम्मी की बुलाएं लेते निगाह नहीं थक रहे थे। कल ही तुम रुखसत होकर आई हो, वलीमा भी नहीं हुआ है। वह शर्मिंदा होने लगी थी कि नायसा को काम करना पड़ा है। कोई बात नहीं, होता रहेगा। आप बस ये करें कि देखें कि कुर्बानी हो गई है तो मैं सालन वगैरह बनाने की तैयारी कर लूँ। वो कैबिनेट खोलकर सारे मसालों के डब्बे बाहर निकाल कर काउंटर पर रखने लगी थी। जब उसे संभलना है तो आज ही उसे इब्तदा क्यों ना करते। आज तो हमारी भाभी के तसरफ में आ गया है। कुछ किचन ज़रूर मज़ेदार सा कुछ खाने को मिलेगा। सबीर गोश्त वगैरह लेकर अंदर आया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी और उसकी फरमाइशें नोट करने लगी। थोड़ी देर तक घर से अम्मी अब्बू और तीनों बहनें अपने अपने शोहरों समेत आ गई थी। एक रौनक ही लग गई थी। पूरा दिन बासिल और समीर ने गोश्त बांटने में गुजारा था। रात को 10 बजे जाके सबको कुछ फरागत मिली। बारिश हो जाने की वजह से मौसम भी सर्द हो गया था, लेकिन ईद की वजह से अभी कुछ बाहर घुमा घुमाई थी। मेरी बहू का अभी वलीमा भी नहीं हुआ। उसे काम करना पड़ गया। अम्मी को शर्मिंदगी से होने लगी, मगर अनायसा ने मुस्कुरा के उनके शानों पर हाथ रखा। किस किताब में लिखा है कि वलीमे से पहले दुल्हन किचन में नहीं संभाल सकती। शाहज़ाद ने उसके पुरएतमाद और चमकते चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, जो कितनी मुतमिन हो गई थी कि उसके हमरा ही में उसने यहाँ की हर एक चीज़ को उसे समझना शुरू कर दिया था। नई दुल्हनों की तरह कोई नखरा ना दिखाया था। आपकी शादी और ईद मुनफरिद ही रहेगी, सबीले शौकी से कहा, क्योंकि हमारी भाभी ही मुनफरिद सी हैं। वासिल ने तायद की। सब लोग रात के खाने के बाद चले गए तो अनायसा ने किचन समेटा। वासिल और समील सारा दिन के थके थे, अपने अपने कमरे में चले गए थे। फारिग होकर वो भी अपने कमरे में चले गई। जिस वक्त कमरे में आई, शाहज़ाद मुंतज़िर निगाहों से बेड पर नीम दराज था। नायसा पर्पल कपड़ों और लाइट से मेकअप में थकी थकी भी नजर आई थी। दोनों की निगाहों का तफासम हुआ था। वो आपके दोस्त असद नहीं आए? और मरियम भाभी? उसे याद आया तो पूछा, कमरे में आते ही तुमने सिर्फ यही बात सोची? उसने खुफकी से पूछा कि वो तो किसी हसीन जुमले का इंतज़ार कर रहा था। नहीं, और भी सोची थी कि आप सो गए होंगे। मासूमियत से बोली, आज ईद का दिन है और गले मिलने का दिन है। उस पर फिर शौकी सवार होने लगे। नायजा तो भौखलाक हट का शिकार होगी। फिर क्या इरादा है? शाहज़ाद ने शरारत की। वो खामोशी से उसे देखने लगी। शाहज़ाद ने उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों के से थामे और बोला, अनायसा, मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। वो एक जज़ब से बोला, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह जवाबन बोली, देना भी नहीं चाहिए। वो हंसा और अनायसा को अपनी मोहब्बत के सार में जकड़ लिया। कभी ना जुदा करने के लिए वो कितनी सादा और मासूम थी कि इससे ये खबर भी ना थी कि कोई उसकी सादगी पर मर मिटा है। वो कोई और नहीं, शाहज़ाद अहमद है। अनायसा को लगा कि खुशियाँ हमेशा के लिए उसके आंगन में उतर आई हैं। तो ये था आज के नवल के लास्ट पर कैन। कैसा लगा आप सबको ये नवल, जिसका नाम था खुशियाँ उतरी आंगन में? कैसा लगा आप सबको ये नवल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल से, प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।